Hello, friends. Welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, we are continuing with our Mission Masuri Polity series for UPSC CSE 2021-22. तो ये क्यों सीरीज कर रहा हूँ? बिकॉज मेरा ये मानना है दैट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओवर द लास्ट 4-5 years हैव बीन आस्क्ड। और प्रॉब्लम ये है कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स पढ़ना और उनको समझना हर एक के बस का होता नहीं है। आप लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है दैट आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ो। 500, 600, 700, 1000 पेजेस की जजमेंट होती है, प्लस उसमें लीगल एंड टेक्निकल डिटेल्स होती है जो नॉन लीगल बैकग्राउंड या नॉन लॉयर्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारी इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि तुम्हें इतना दूर तक पढ़ना है, सिंस यू आर नॉट अपियरिंग फॉर जुडिशियल एग्जाम। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट मेक इट इनटू समराइज पोर्शंस, ताकि तुम्हारी एटलीस्ट द 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाए। सो इट विल बी ऑफ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस सीरीज। एंड ये सीरीज मैंने नाम दी है मिशन मसूरी, बिकॉज मैं चाहता हूं कि तुम मसूरी पहुंच जाओ, जहां पर वेट कर रहा है तुम्हारा लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और तुम देश के भविष्य यानी कि द फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स ऑफ दिस कंट्री बन जाओ। इस प्रोसेस में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, और इसी सीरीज में मैं तुम्हारे लिए लाया हूं जजमेंट 14। तो आज तक हमने 13 जजमेंट्स कर ली है, एंड उन सारी जजमेंट्स को तुम्हें मैं एडवाइस करूंगा कि अच्छे से उन वीडियोस को देख लो। आई हैव सिंप्लीफाइड इट टू द एक्सटेंट कि तुम्हें एक बार में या मैक्सिमम 2 बार में समझ में आ जाना चाहिए। जजमेंट नंबर 14 आज हमें करेंगे एक बड़ा ही लैंडमार्क केस, जिसने आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तान की तारीख में एक एब्सोल्यूट यू टर्न था, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू द judicial pronouncements and the relationship of Article 368 of the Constitution and the fundamental rights, जिसे बोला जाता है the IC Golaknath case, or popularly called as in short the Golaknath case. So in the next few minutes I'm sure तुम्हें ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, and this is very very important that all of you appreciate this part. So either ways, this is Dr. Siddharth Arora. मुझे अन अकेडमी की दुनिया में सिट लाइव कोड से जाना जाता है। सिट लाइव मेरा रेफरल कोड है। एवरी टाइम तुम प्लस क्लासेस में सब्सक्रिप्शन लो, प्लीज यूज द कोड सिट लाइव। एवरी टाइम तुम कॉम्बैट कोर्सेस में पार्ट लो, किसी स्पेशल क्लास में पार्ट लो, प्लीज यूज द वर्ड और कोड सिट लाइव, SIDLIVE, एंड वेलकम टू टीम सिट लाइव, एंड आई बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू। हम लोग एक दूसरे को मिल पा रहे हैं, हम लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ऑसम प्लेटफॉर्म जिसे बोला जाता है अन अकेडमी, जो इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और बहुत जल्दी आई एम श्योर दैट दिस विल बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो ऐसा इसलिए हो पा रहा है बिकॉज हमारे यहाँ से पढ़ाने के लिए कुछ मेजर एडवांटेजेस है। ह्यूज क्वालिटी इज बीइंग डिलीवर्ड थ्रू डेली लाइव क्लासेस। इन क्लासेस को जब तुम, ये बोलना बड़ा आसान होता है, बट व्हेन यू सी देम, व्हेन यू एक्सपीरियंस देम, देन यू स्टार्ट बिलीविंग देम। तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू चैट विद योर एजुकेटर, एंगेज इन डिस्कशन, आस्क योर डाउट्स, आंसर पोल्स। ये सब कुछ बिल्कुल रियल टाइम होता है। ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इट इज़ एन एब्सोल्यूट डिफरेंट इकोसिस्टम। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इन कोर्सेज को बड़े सोच समझ के, विचार करके, ओके, कंसिडरिंग ऑल द सिलेबस एक्सेट्रा, तब बनाया जाता है। ये हैपहैज़र्ड प्रिपरेशन नहीं होती है, रैंडम प्रिपरेशन नहीं होती, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं। ऑब्वियसली उसका एडवांटेज अलग ही होता है। हम तुम्हारी एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन कराएंगे, तो लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी होना बड़ा ज़रूरी होता है, ताकि तुम इवैल्यूएट कर पाओ, अपनी एनालिसिस देख पाओ, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन वीडियोस को आप लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड कभी भी वॉच कर सकते हो। सो आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस है, इवन थ्रू वन सब्सक्रिप्शन। सो यू विल गेट एवरीथिंग ऑन दिस पार्ट। इस सब के लिए तुम्हें अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए ASAP, और तुम मेरे साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हो ऑन द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे या तो इस कोड को स्कैन कर लो, या फिर इस लिंक को क्लिक करो, एंड यू कैन कम्युनिकेट विद मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर अगर कुछ भी नया आता है, कोई भी जजमेंट नहीं आती, कोई पार्लियामेंट्री लॉ आता है, कोई इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, कोई गवर्नेंस का, या फिर MCQs, या कोई डाउट सेशन, मैं सब कुछ इसी पर शेयर करता हूँ। यू कैन ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इट। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स ऑल ओवर इंडिया विल बी ऑन वन प्लेटफॉर्म, और सारे सब्जेक्ट्स हैं माय फ्रेंड्स, सारे, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, ऑल द वे टिल आंसर राइटिंग कोर्स, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू, लास्ट डे तक तुम्हारा साथ देगा अन अकेडमी। और फिर हमारे लर्नर्स और हमारे बीच में ऐसे रिश्ते जम जाते, ओके।
सो ये रिश्ते, ये कमेंट्स, ये लव, ये रिस्पेक्ट इसीलिए होता है बिकॉज ये एक्सपीरियंस हो जाता है हमारे लर्नर्स को कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वी आर रियली गिविंग देम द बेस्ट, वी आर गिविंग देम 24 कैरेट प्रिपरेशन, और फिर तुम्हें फ़ायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत रीजनेबल है एज़ कम्पेयर टू द ऑफलाइन क्लासेस, बहुत बहुत रीजनेबल प्राइसेस है, जबकि तुम्हें सबको मालूम ही होगा। लेकिन टेक एडवांटेज ऑफ दिस। 2021 में 22 में कोई अटेम्प्ट कर रहा है, बेटा टेक अ 1 ईयर कोर्स और अ 2 ईयर कोर्स। कोई उसके बाद जिसके पास 2 ईयर्स या 2 से ज़्यादा टाइम है, प्लीज़ टेक अ 3 ईयर कोर्स। वो चाहे प्लस हो चाहे आइकॉनिक हो। आइकॉनिक होगा तो तुम्हें पर्सनल कोच मिल जाएगा, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मिल जाएगा, स्टडी प्लानर मिल जाएगा, पर्सनलाइज फीडबैक होगा। आइदर वेज तुम्हें कोड यूज करना है सेड लाइव, SIDLIVE। यूज माई कोड सेड लाइव, SIDLIVE, सेड लाइव, और तुम्हें इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड वेलकम टू टीम सेड लाइव। तो चाहे वो आइकॉनिक हो, चाहे प्लस हो, चाहे ऑप्शनल और GS की कॉम्बिनेशन जो कि और भी रीजनेबल हो जाता है, एवरी टाइम यूज द कोड सेड लाइव एंड welcome. You're a wise gang of students, my friends. Take a wise decision, but take it now. केस का नाम, केस का नाम is IC Golaknath and others versus State of Punjab, decided on the big day of 27 February 1967. तुम्हें नोटिस करा होगा एक ह्यूज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 11 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया गया। और ये केस, एक मैंने तुम्हें पहले भी बोला, ये एक गेम चेंजिंग मोमेंट था with regards to Indian judicial interpretation or the judicial interpretation and the conflict between Article 368 and Article 13, or rather the basic structure doctrine की तरफ पहला कदम ये था. So you can very very clearly say that in the presence of Chief Justice Subbarao K. Subbarao, we had a very dangerous case on this part. So गोलकनाथ केस however आपको फिर से पुराना एस्पेक्ट देखना पड़ेगा, तो मैं एक ब्रीफ पिक्चर दे देता हूं। ओके, सो वी डोंट वांट टू गो इनटू द डिटेल्स राइट नाउ बिकॉज इससे रिलेटेड और बहुत सारी जजमेंट्स हम बाद में भी करेंगे। तो सारा डिस्प्यूट ये था, क्या आर्टिकल 368 विच गिव्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स और रादर अमेंडिंग पावर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू द पार्लियामेंट, क्या ये अनलिमिटेड है, और इज फंडामेंटल राइट्स नॉट टू बी टच्ड बाय आर्टिकल 368। मैं फिर ये बात बोल रहा हूं, सारा सवाल, सारा का सारा कोर क्वेश्चन ये है, इज आर्टिकल 368 अलाउड टू टेक अवे और अमेंड और टच फंडामेंटल राइट्स, और आर फंडामेंटल राइट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368 जो कि अमेंडिंग पावर्स देता है पार्लियामेंट को। द रीजन ये सारे के सारे हेडेक का ये था क्योंकि आर्टिकल 368 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स लिखा हुआ है, वहां लिखा है द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 13 या फिर फंडामेंटल राइट्स या फिर पार्ट 3 के अनुसार तुम्हें मालूम होता कि फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं दैट नथिंग कैन वायोलेट, नथिंग कैन अब्रिज, नथिंग कैन कॉन्ट्रावीन एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो देखा जाए तो ये बड़ी खतरनाक लड़ाई होगी कि क्या ये अनलिमिटेड है या फिर ये लिमिटेड बाय आर्टिकल 13 है या फिर फंडामेंटल राइट्स है। सारा का सारा खेल यहीं पर था एंड द केस बिकेम what is popularly called as the Golaknath verdict of 1967, एंड गोलकनाथ वर्डिक्ट ऑफ 1967 ने दुनिया बदल दी। ओके, और उसका रीजन मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। द पॉइंट हियर इज बाय एन 11 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच इट रिवाइज्ड इट्स पोजीशन, जो पहले शंकरी प्रसाद देव केस ऑफ 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली थी दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज अनलिमिटेड, दे कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूजिंग पावर्स ऑफ आर्टिकल 368 इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स। और गोलकनाथ केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली, नो, फंडामेंटल राइट्स आर द लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विद रिगार्ड्स टू फंडामेंटल राइट्स। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे था, पहले शंकरी प्रसाद केस तक ऐसा माना जाता था दैट आर्टिकल 368 इज अनलिमिटेड, एंड बाय द एंड ऑफ इट, एट द एंड ऑफ गोलकनाथ केस एक अजीब बात हो गई दैट इवन शंकरी प्रसाद केस और इसके बाद सज्जन सिंह केस भी था, दोनों ही केसेस को ओवर रूल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और ये बात बोली कि नो, फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी टच्ड बाय आर्टिकल 368 अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो तुम समझ ही सकते हो ये एक मेजर गेम चेंजर मोमेंट था जब पहली बार पार्लियामेंट को बोला गया कि तुम्हारी पावर अनलिमिटेड
नहीं है। सो इस केस टाइटल को बोला जाता है आईसी गोलकनाथ वाज स्टेट ऑफ पंजाब 1967। एक 11 जज सुप्रीम कोर्ट बेंच बनाया गया, क्या करने के लिए? दो चीजें, दो लॉज चैलेंज किए गए थे। एक थे द पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट एंड द मैसूर लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1962, जिसको चैलेंज किया गया था अंडर आर्टिकल 32। ओके, द पॉइंट वाज कि ये सारे के सारे लॉज एंड द 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964, जिन्होंने इन लॉज को उठाकर 9th शेड्यूल में डाल दिया था। फॉर दोज ऑफ यू जिनको आइडिया नहीं है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में द देन नेहरू गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट एट दैट टाइम, राइट, उन्होंने एक 9th शेड्यूल इन्वेंट किया था, यस, इंसर्ट किया था बाय यूजिंग आर्टिकल 368। 9th शेड्यूल में अगर किसी भी लॉ को डाल दिया जाता है तो वो किसी भी हाल में कोर्ट्स उनको स्क्रूटिनाइज नहीं कर सकते। तो ये चैलेंज कर दिया गया कि ये कैसी बात हुई। ओके, यू आर पुटिंग मेकिंग सम लॉज विच वी थिंक आर टचिंग फंडामेंटल राइट्स, और उसको उठा के तुम 9th शेड्यूल में डाल रहे हो, तो मैं तो किसी भी तरह से अपने फंडामेंटल राइट्स को बचा नहीं सकता। सो ऑल दीज थिंग्स वर टुगेदर चैलेंज इन द गोलकनाथ केस। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि सारा खेल इस बात पे है, इज आर्टिकल 368 अनलिमिटेड और इज आर्टिकल 368 लिमिटेड बाय फंडामेंटल राइट्स। सारी की सारी कहानी यहां पर ही रुक जाती है। So the concept over here is the legal issues, exact terms, and whether power to amend the constitution resides in Article 368 or in the residuary power of the parliament under Article 248 and Article 90 and Entry 97 of List 1 of the 7th Schedule। बहुत ही सॉलिड लाइन है, इस बात को ध्यान से सुनो, बिकॉज इस लाइन को समझते तुम्हें मेजर चीज समझ में आएगी। दिस इज प्योर टॉपर मटेरियल। सारा का सारा क्वेश्चन ये है, इज आर्टिकल 368 गिविंग द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और इज आर्टिकल 368 merely suggesting the procedure to amend the constitution? सारा क्वेश्चन यहां पर भी आ रहा था। क्या आर्टिकल 368 पावर देता है अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या सिर्फ वो प्रोसीजर सजेस्ट कर रहा है? और पावर एक्चुअली आ रही है फ्रॉम द 7th शेड्यूल ऑफ एंट्री 97 ऑफ द लिस्ट 1, यानी कि द यूनियन लिस्ट। सारी कहानी यहां से स्टार्ट हो रही है। दूसरा, whether the fundamental rights in part 3 can be amended and abridged, तो ये मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, is article 368 unlimited or is it limited by fundamental rights? तो पिटिशनर्स ने बोला कि ऐसे नहीं होता, ओके, कि आपके पास आर्टिकल 368 है तो आप अनलिमिटेड पावर्स के मालिक है। इट्स डज नॉट हैपन। दो पिटिशनर आईसी गोलकनाथ की तरफ से बोला गया, नो, पावर ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो है बड़ी पावरफुल है, नो डाउट अबाउट इट, बट वो अनलिमिटेड हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट कुछ भी चीज अनलिमिटेड हो ही नहीं सकता इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम। हर चीज में डॉक्ट्राइन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस होता है, तो अगर चेक्स एंड बैलेंसेस है तो कुछ ना कुछ लिमिट करने वाला होगा, और लिमिट करने वाला इस केस में है आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। स्टेट बोले कि नो, ऐसी बात नहीं, बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो एक सॉवरेन पावर है, ओके, जो कि आर्टिकल 368 से है, और उसको आप केवल ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर नहीं मान सकते। तो अगर हम रिपब्लिक या फिर एक लीगल सिस्टम को बोलते हैं तो हम बोलते हैं लेक्स रेक्स, यानी कि द लॉ इज द किंग, यानी कि द बिगेस्ट और द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अगर ये सॉवरेन पावर है आर्टिकल 368, तो ये करीब करीब उतनी ही पावरफुल है जितना कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये ऑर्डिनरी लॉ है ही नहीं, और अगर ये ऑर्डिनरी लॉ है ही नहीं तो सिंपल सी बात है कि इसको कोई भी लिमिट नहीं कर सकता, बिकॉज द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 368 इज दैट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आप इसको नहीं कर सकते। सो इट्स सिंपल। जब इसको दोनों साइड से आर्ग्यू किया गया, प्लीज रिमेंबर, बिकॉज इससे पहले शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला था दैट आर्टिकल 368 इज अनलिमिटेड। नाउ द मोमेंट हैड कम व्हेन द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू ओवररूल इट्स प्रीवियस जजमेंट बाय अ 6-5 मेजॉरिटी। तो 6 वर इन द फेवर, 5 वर अगेंस्ट, जिनको बोला जाता है डिसेंटिंग जजेस। सो द 6-5 मेजॉरिटी से सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया दैट आर्टिकल 368 जो है वो केवल प्रोसीजर बता रहा है। आई होप यू आर रियलाइजिंग, मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन यहां समझाया था,
आर्टिकल 368 पावर है कि प्रोसीजर है? आर्टिकल 368 अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इन गोलकनाथ केस is not giving the power, it is only giving the procedure to amend the constitution. So सारी स्टोरी यहाँ से चेंज हो गई एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया द प्रीवियस जजमेंट. द प्रीवियस जजमेंट ऑफ शंकरी प्रसाद केस was as well as the सज्जन सिंह केस जो 1951 एंड 1964 रिस्पेक्टिवली में था, इन केसेस को ओवर रूल किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बोला दैट आर्टिकल 368 अनलिमिटेड नहीं हो सकता. Article 368 is not unlimited, it is limited by fundamental rights. और ये, as I told you, is a game changing moment. This changed the game for always. और बोला गया that Article 368 did not confer upon the Parliament the power to amend the Constitution. पावर नहीं है, पावर आती है फ्रॉम आर्टिकल 245, 246, 248 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अदर पार्ट्स में लिखा हुआ है. फिर एक और बात बोली गई कि जिसको आप स्टेट बोल रहे हो कि अमेंडिंग पावर यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अलग है और लॉ मेकिंग पावर अलग है, ये गलत बात है. इन अदर वर्ड्स दे आर द सेम. तो आप इस ग्राउंड पर इसको अपोज नहीं कर सकते. दूसरी बात है, एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी लॉ समझा जाना चाहिए अंडर आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2. सो इट वॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर क्लियर वर्ड्स कि इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम आप कभी लिमिटेशन लिखो या ना लिखो, देयर आर ऑलवेज implied limitations on any authority including that of the parliament and including that of the parliament's power to amend the constitution. और ये जो implied limitation है ये आर्टिकल 13 में, तो जरूरी नहीं है कि मैं वर्ड लिमिट लिखूं तभी लिखा जाता है. और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया गया that fundamental rights are sacrosanct. The word was sacrosanct and transcendental. In other words, इनको आप किसी भी हाल में यू कैन नॉट टच यूजिंग आर्टिकल 368. पूरी गेम पलट गई. एंड इसी गोलकनाथ केस की वजह से लेटर ऑन मैडम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 निकाला. इसी के प्रोसीडिंग बाद में आया विच लेड टू द केशवानंद भारती केस. इसी की वजह से लेटर ऑन आया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो जब तक ये केस था तब तक एवरीथिंग वाज फाइन एंड द रेस्ट ऑफ इट वाज लेटर एडेड. सो इस केस ने डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग को यूज किया जिसमें बोला गया कि जो भी इफेक्ट आएगा हमारी इस जजमेंट का वो केवल भविष्य में यूज होगा, not for any event in the past. So, in the words of Chief Justice K. Subbarao, in the constitutional field, therefore, to meet the present extraordinary situation that may be caused by our decision, we must evolve some doctrine which has roots and reason and precedence so that the past may be preserved and the future may be protected. ताकि जो भी शंकरी प्रसाद केस या सज्जन सिंह केस की वजह से जो भी लॉस पास किए गए या फिर जो भी पॉलिसीज किए गए, जो भी एक्शंस किए गए, वो प्रिजर्व्ड रहे लेकिन फ्यूचर में फंडामेंटल राइट्स वायोलेट ना हो. और ये इंपॉर्टेंट लाइंस हमेशा के लिए फिक्स हो गई और ये तुम्हारे क्वेश्चन में बहुत कॉमनली आती है. द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अ प्लेस ऑफ परमानेंस टू द फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ द सिटीजन. द फंडामेंटल राइट्स वर सो sacrosanct and transcendental that they could not be restricted even if such a move were to receive unanimous approval of both the houses of the parliament. The parliament could not modify, restrict, or impair fundamental freedoms due to this very scheme of the constitution and the nature of the freedoms granted under it. As I told you, a huge day. So IC Golaknath was a state of Punjab case has changed had changed rather the entire judicial interpretation of between Article 368 and Article 13. So very important case. और इसी को जब हम कंटिन्यू करेंगे द केशवानंद भारती केस तो हमें फिर से रेफरेंस देना पड़ेगा ऑफ द गोलकनाथ केस. तो इस केस को रिवाइज कर लो, अच्छे से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को रिवाइज कर लो एंड मेक श्योर ऑफ इट. इस तरह से पढ़ा जाता है पॉलिटी. जब एक कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ये इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं होते, लेकिन मैंने तुम्हें इसको सिंप्लीफाई किया है तब जाके ये सब्जेक्ट तुम्हें समझ में आएगा.
दिस इज कॉल्ड 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। इसीलिए ये कमेंट्स आते हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं कि ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग कैसे हो गया सर, कैसे आपने इसको इजी बना दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आप भी चाहते हो कि यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस 24 कैरेट प्रिपरेशन, वेट नो लॉन्गर। कहीं ऐसा ना हो जाए दैट यू मिस द बस। यू शुड नो हाउ टू डिस्ट्रॉय द कंपटीशन। ज्वाइन मी ऑन पॉलिटी विद सेड लाइव। मेरे बहुत सारे न्यू कोर्सेज आ रहे हैं। डोंट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट। यूज द कोड सेड लाइव and join me. I'll be very, very proud to teach you. Use the code SEDLIVE, take a 10% discount, and in the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless and thank you.